टॉपिक वो कौन सा जी? दी SN1 मैकेनिज्म, दी SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। पहले भी हमने बातें की थी FSC में भी कि SN1 मैकेनिज्म जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप जो है वो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होती है। पहले स्टेप में रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड की। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म के तहत, SN1 मैकेनिज्म के तहत सब्स्टिट्यूशन करता है। यह टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और पहला स्टेप स्लो स्टेप भी होता है और वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है। पहला स्टेप स्लो स्टेप भी है और वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है। और पहले स्टेप के नतीजे में कार्बोकैटाइन बनता है एज ए इंटरमीडिएट, कार्बोकैटाइन बनता है एज ए इंटरमीडिएट। और पहले स्टेप में चूंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसी वजह से हम कहते हैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। और दूसरा स्टेप जो है इस कार्बोकैटाइन के ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल मैंने बोला था यहाँ पर ज्यादातर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल, और ऐसे रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल बन जाए उसके लिए वर्ड हमने बोला था हाइड्रोलाइसिस। अगर पानी है तो इसका नाम हाइड्रोलाइसिस। और ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है। इसमें वाटर जो है इसकी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यूटिलाइज करके कार्बोकैटाइन की इसके ऊपर वो डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रही थी। अभी फिर से दोबारा से हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहला स्टेप हमने कहा वही स्लो स्टेप होता है, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और रेट सारे का सारा पहले स्टेप पर डिपेंड करता है। और चूंकि इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसलिए हम कहते हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और चूंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की भी फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है, और जो पावर्स होती हैं उसको हम ऑर्डर कहते हैं, तो इस एतबार से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब पेज नंबर 221 पे हमने जो मेन चीज स्टडी करनी है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? देखें, वाकई ही कार्बोकैटाइन बनता है, उसकी एविडेंस क्या है? वाकई ही कार्बोकैटाइन बनता है तो उसकी एविडेंस क्या है? कहता है एविडेंस उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री का मुताला करने से पता चलता है कि जैसे ही पहले स्टेप में ये हमारे पास, हम इसको स्टीरियो के हवाले से बनाते हैं। ये हमारे पास राइट साइड पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है X, और ऊपर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसको R1 कह देते हैं। और ये जो इस तरह से वेज लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, जरा थिक लाइन, इससे मुराद है कि बॉन्ड फ्रंट की तरफ लगा हुआ है, यानी हमारी तरफ लगा हुआ है। और जो डॉटेड लाइन से शो किया जाए, इससे मुराद है कि ये बॉन्ड बिल्कुल बैक साइड पर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास है टर्शियरी कार्बन जो sp3 हिब्रिडाइज्ड है।
और जैसे ये पूरा बॉन्ड इसको दे दें तो ये हैलोजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके यहां से जाती है, तो बाकी ये जो कार्बन है ये रह जाती है sp2 हिब्रिडाइज्ड। और जब ये sp2 हिब्रिडाइज्ड होगी तो ये प्लेनर बन जाएगी। इसके ऊपर अटैच है ग्रुप 1 और इसके हमने कहा कि फ्रंट साइड पर कौन सी चीज अटैच है जिसको वेज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर अटैच है ग्रुप 2 और डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो ग्रुप 3 यहां पर अटैच है। अब ये कार्बन प्लेनर कार्बन होगी, sp2 हिब्रिडाइज्ड होगी। तो sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन में एक p बाकी बच गया। अब वो जो p बाकी बच गया वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिसको इस तरह से शो कर रहे हैं, और इसके दोनों लोब होंगे, इसके दोनों लोब होंगे और प्लस ये x नेगेटिव यहां से चला गया। अब ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बना प्लेनर स्पीशीज और इसके ऊपर चार्ज भी कौन सा है हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और इसके p ऑर्बिटल के दोनों लोब हमने साइडों पर लिख दिए। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा इस स्पीशीज के ऊपर, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जब वो न्यूक्लियोफाइल इस स्पीशीज पर अटैक करेगा तो इसमें 50% प्रोडक्ट जो बनेगी उसमें वही कॉन्फ़िगरेशन होगी जो रिएक्टेंट में है, और 50% प्रोडक्ट वो बनेगी जिसकी कॉन्फ़िगरेशन वो होगी जो रिएक्टेंट से अपोजिट होगी। और वही कॉन्फ़िगरेशन का बनना, इसके लिए वर्ड बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो अब इसके पास दोनों ही इक्वल चांस है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल इस लोब पर भी अटैक कर सकता है। तो दोनों तरफ से ये अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से जब अटैक कर सकता है तो दोनों तरह की प्रोडक्ट बनेगी। एक प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट में थी, और एक प्रोडक्ट वो बनेगी जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की निस्बत चेंज हो जाएगी। इसके लिए वर्ड बोल रहे हैं 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा सब्सटेंस पहले रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली एक्टिव वो सब्सटेंस होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। जिस तरह लेजर लाइट है, पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें वो सोल्यूशन बनाकर उस सब्सटेंस का उसमें से वो लेजर लाइट गुजारी जाती है। अगर वो लाइट रोटेट कर दे तो हम कहते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर रोटेट ना करे तो हम कहते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव भी दो तरह के होते हैं, एक जो लाइट को रोटेट करते हैं राइट डायरेक्शन, उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो, उनके लिए वर्ड क्या बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में करें उनको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। यानी डेक्स्ट्रो डी यूज कर लेते हैं जैसे डी ग्लूकोज, और इसी तरह एल यूज कर लेते हैं। एक और भी इनके लिए नॉमेनक्लेचर है जिसमें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। आर फॉर रेक्टस और एस फॉर सिनिस्टर है, एस फॉर सिनिस्टर। या तो उसकी राइट डायरेक्शन में रोटेट करने वाला होता है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करने वाला होता है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन या डीएल कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए। तो इसका अगर हमारा रिएक्टेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर हमारा रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है और फर्ज करें वो डेक्स्ट्रो है, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो 50% डेक्स्ट्रो वाली भी बनेगी और 50% लीवो वाली भी बनेगी। अगर वो आर है तो 50% आर वाली भी बनेगी और 50% एस वाली भी बनेगी। और ऐसी प्रोडक्ट जिसमें 50% आर हो 50% एस हो, ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर कौन सा होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% आर हो, और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइसोमर रोटेट करते हैं इनको हम कहते हैं इनांशियोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं इनांशियोमर्स। तो 50% अगर हमारे पास आर हो और प्लस 50% हमारे पास एस वाला हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेशमी मिक्सचर। और रेशमी मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेशमी मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि आधा हिस्सा उसका, एक हिस्सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो दूसरा हिस्सा उसे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है।
अल्टीमेटली रोटेशन होती नहीं है, और अगर रोटेशन नहीं होती उस मिक्सचर से तो हम कहते हैं वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो सॉल्यूशन, वो हमारा रेसिन मिक्सचर क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि वाकई ही कार्बोकेटाइन बनता है, प्लेनर स्पीशी बनती है क्योंकि रेसमाइजेशन हो रही है। अगर ये प्लेनर स्पीशी ना बनती कार्बोकेटाइन तो रेसमाइजेशन ना होती, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होता, यानी अगर वो डेक्स्ट्रो है तो लिवो बन जाता, लिवो था तो डेक्स्ट्रो बन जाता। लेकिन दोनों, अगर डेक्स्ट्रो या लिवो था तो जो प्रोडक्ट बन रही है वो 50% डेक्स्ट्रो और लिवो बन रही है, या आर और एस बन रही है। तो 50% जो मिक्सचर आर और एस का, इसको हम नाम दे रहे हैं रेशमी मिक्सचर। तो रेशमी मिक्सचर का बनना ही कंफर्मेशन है कार्बोकेटाइन के बनने की, कार्बोकेटाइन के बनने की दलील है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। उसके बाद दूसरा सपोर्ट करता है कि वाकई ही कार्बोकेटाइन बनता है। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। 221 पेज पर लास्ट वाले पैराग्राफ को हम डिस्कस करने लगे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट इज आल्सो सपोर्टेड बाय द फैक्ट it can undergo rearrangement to a more stable carbocation before it combines with a nucleophile. मसलन हमारे पास है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। हम साबित करना चाहते हैं कि वाकई ही कार्बोकेटाइन बनता है, और वो साबित कैसे होगा कि जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की ख्वाहिश रखता है। ये हमारे पास है जी नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, इस तरह से पहले स्टेप में नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन, लेकिन ये बनेगा एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये क्या बनेगा, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन प्लस Br नेगेटिव। लेकिन ये प्राइमरी पहला स्टेप ये होगा, पहले स्टेप में प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेकिन यही प्राइमरी कार्बोकेटाइन में हो जाती है रीअरेंजमेंट। इसी प्राइमरी कार्बोकेटाइन में क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कैसे होती है कि ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ये यहां से यहां चला जाता है, ये पूरा बॉन्ड यहां से ऐसे ले, ये पूरा बॉन्ड यहां से इस तरह से ले, ये पूरा बॉन्ड यहां से इस तरह से ले, और ये यहां से ट्रांसफर इधर हो जाते हैं। और इस तरह से इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। और जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट विल बिकम टर्शियरी कार्बोकेटाइन इस कार्बन पर, और ये CH2, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ गया आगे, CH3, और पॉजिटिव चार्ज कहां ट्रांसफर हो गया, यहां पर। तो इट विल बिकम, ये क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट हो गई, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो गया मोस्ट स्टेबल फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटाइन में बाय मूविंग मिथाइल ग्रुप को मूव करके। अब इससे आगे प्रोडक्ट बनती है। अब फर्ज करें इसके साथ वाटर का रिएक्शन करना है, वाटर की यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो CH3 और ये CH3, और इसके साथ क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल वाटर की ऑक्सीजन, और जब वाटर अपने ऑक्सीजन का लोन पेयर यूटिलाइज करेगी तो इस पर चार्ज पॉजिटिव भी शो करेंगे। तो ये एविडेंस हमें मिलती है यहां से कि वाकई ही SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, वाकई ही SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। उसके बाद हम चलते हैं जी SN2 मैकेनिज्म की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म डेफिनेटली FSC में भी बड़ा फेमस होता था, अब यहां पर भी फेमस है SN2 मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, और ये वन स्टेप मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जाता है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। मसलन ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव,
और ये अटैक करता है, अप्रोच करता है इस कार्बन को। ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, और ये डॉटर लाइन में हमने कहा था हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेगी कि बैक साइड पर है, और ये जो वेज लाइन में हम बनाते हैं जरा थिक लाइन से, ये हमें रिप्रेजेंट करती है कि हाइड्रोजन फ्रंट साइड पर है। और इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड। और इसमें हमने कहा था इन ऑर्डर टू गिव इनफ रूम टू न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, कार्बन चेंज इट्स स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp3 टू प्लेनर sp2। होता यह है कि यहाँ पर उसने आयोडीन अटैच किया, हम भी आयोडीन अटैच कर लेते हैं कि ये आयोडीन यहाँ से पूरा बॉन्ड लेके जा रही होती है और ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर रहा होता है। और एट ए टाइम क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन ने अपनी हिब्रिडाइजेशन बदल ली, ये sp3 से प्लेनर sp2 हो गई ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो कहां से अटैक करता है, फ्रॉम द बैक साइड। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम नाम क्या देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, वहां कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ऐसी स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है। यानी इस स्पीशी में 5 ग्रुप अटैच हैं इस सेंट्रल एटम के साथ, इस सेंट्रल एटम के साथ 5 ग्रुप अटैच है। कितने ग्रुप अटैच हैं, 5 ग्रुप अटैच है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी, अगले स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगी। ये OH बन गया हमारे पास, OH, ये OH लेफ्ट साइड पर आ गया और ये हमारे पास H ऊपर, और इसी तरह ये डॉटर लाइन से H कहाँ है, बैक साइड पर, और ये वेज लाइन से H कहाँ पर है, हमारे फ्रंट पे। ये कहाँ पर है, फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पर H है। और प्लस क्या बन गया, I नेगेटिव, प्लस क्या बन गया हमारे पास है, I नेगेटिव। और चूंकि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और इसी का नाम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इस स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट या अल्काइल हैलाइड जिसे कह रहे हैं और एक न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब हम इसका रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या है, K into concentration of a substrate into concentration of a substrate और into concentration of a nucleophile, और इन दोनों की पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1 है, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी के नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें कहता है कि अगर हम ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये सॉल्वेंट यूज कर लें, वाटर, और वाटर इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस, अगर हम ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज कर लें, OH की जगह पर क्या यूज कर लें, वाटर, तो वाटर इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस। तो याद रखें जो चीज बहुत ज्यादा मौजूद होती है रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं करता थे। तो उस सूरत में इसको हम नाम देंगे सॉल्वोलाइसिस, उस सूरत में इसका नाम होगा सॉल्वोलाइसिस, और उस सूरत में इसका मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ फिर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। जो लार्ज एक्सेस में चीज दी जाती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो उस सूरत में हम इसे कहेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें बजाहिर तो 2 मॉलिक्यूल हैं, एक न्यूक्लियोफाइल भी और एक सॉल्वेंट भी, लेकिन सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फिर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जूटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें बजाहिर तो 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक पर ही डिपेंड करे, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ को फिर आप हेडिंग दें, शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। हम स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2।
शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं। याद रखें यहां पर जो प्रोडक्ट बनी, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एग्जैक्टली फ्रॉम द अपोजिट साइड। अगर हमारा रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव था तो प्रोडक्ट भी याद रखें ऑप्टिकली एक्टिव बनेगी। लेकिन फर्क यह है कि अगर वो डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट लीवो बनेगी, अगर रिएक्टेंट लीवो था तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, डेक्स्ट्रो बनेगी। या आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, अगर रेक्टस है रेक्टस तो सिनिस्टर बनेगा, अगर सिनिस्टर था तो रेक्टस बनेगा। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन का भी हमारे पास है, मतलब प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगी और 100% उलट जाएगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 100% उलट जाएगी, 50% नहीं 100% उलट जाएगी। मसलन हमारे पास है एक कंपाउंड है ऑक्टाइल आयोडाइड, हमारे पास एक कंपाउंड है 2 ऑक्टाइल आयोडाइड। 2 ऑक्टाइल आयोडाइड 2 ऑक्टाइल आयोडाइड को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारे पास है 2 ऑक्टाइल आयोडाइड, ये हमारे पास कार्बन 1 2 कह लें। कार्बन 2 कब कैसे बनेगी, इसको वेज लाइन के साथ में इसके साथ एक हाइड्रोजन शो कर लेते हैं और इसके साथ ये बराह रास्त एक कार्बन, तो ये कार्बन 1 हो गई और ये कार्बन क्या हो गई 2। और ऑक्टाइल बनाना है तो इसके साथ 6 कार्बन और होंगी। 6 कार्बन को हम इस तरह से इकट्ठा ही लिख लेते हैं। 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितनी होगी, 6 को 2 से ज़रब दें, 12 और 1 जमा करें 13। तो इसका नाम है 2 ऑक्टाइल, क्या नाम है, और ये आर फॉर्म में अभी इस वक्त ये किस फॉर्म में, आर फॉर्म में। आर यानी रेक्टस 2 ऑक्टाइल आयोडाइड, 2 ऑक्टाइल आयोडाइड, 2 ऑक्टाइल आयोडाइड। और इसके ऊपर हम अटैक करवाते हैं रेडियो आइसोटोप्स, एक आयोडाइड आयन का जो आइसोटोपिक है, आयोडाइड आयन का अटैक करवाते हैं जो क्या है, एक आइसोटोपिक है जिससे रेडिएशन खारिज होती है। सबस्ट्रेट हम ये ले लें, ये इनांशियम। तो जैसे ही इससे हमने देखा कि रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनती है, ये पूरा बी आई इधर चला गया, तो जो प्रोडक्ट बनती है इस आई स्टार के साथ रिप्लेसमेंट हो जाती है ये कार्बन। तो देखा ये गया है कि जो प्रोडक्ट है वो आर नहीं रहती, बल्कि वो प्रोडक्ट क्या बन जाती है, एस बन जाती है, सिनिस्टर बन जाती है। तो इस तरह से इससे एविडेंस ये मिलती है कि यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब ये आर थी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जो प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, एस, और इसका नाम भी क्या है 2 ऑक्टाइल, इसका भी नाम क्या है 2 ऑक्टाइल S2 ऑक्टाइल आयोडाइड, S2 ऑक्टाइल आयोडाइड। तो एविडेंस मिल गई कि वाकई ही यहां पर क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमें एविडेंस मिल गई कि वाकई ही यहां पर क्या होती है, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं SN1 और SN2। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन करना चाहती है तो वो कर सकती है। प्लस आयोडाइड आयन, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो क्वेश्चन कर सकती है SN1 और SN2 का। असल में असल कहानी जो है वो BSc की वो अब स्टार्ट होनी है, और वो है उसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस करना है कि SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, और उनका रेट कैसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, और उन पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। जिसमें 4 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी के ऊपर। सबस्ट्रेट का असर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का असर क्या होगा, लीविंग ग्रुप का क्या होगा, और सॉल्वेंट का क्या होगा इस रिएक्टिविटी के ऊपर। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप क्या होगा, और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। अब हम बढ़ते हैं जी आगे हमारे नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, और वो है हमारे पास रिएक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, रिएक्टिविटी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी मैंने बताई कि हमारे पास 2 पाथवे हैं SN रिएक्शन के, एक का नाम SN1 है और एक का नाम SN2 है।
कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, आप देखें उसी की वर्डिंग। तो 4 चीजें हैं, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट का रोल बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इसका असर क्या होगा? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। हाँ लीजे, क्या कहना चाह रही हो? अलीजे, मैं कह रही हूँ सर, वो होता है हमने याद भी करना होता है। अच्छा जी, चले जी, मैं आपको एक टारगेट देता हूं। वो टारगेट ये है कि आपने SN1 एक तरफ लिखना है और एक तरफ SN2 लिखना है, और इनका आप लोगों ने ना कंपैरिजन करना है कि SN1, जैसे कि हम कहते हैं SN1 का पहले तो नाम लिख लेते हैं ना, SN1 क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। SN1 को हम कहते हैं ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 को हम कहते हैं ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN2 को हम कहते हैं ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 हम कहते हैं, SN1 टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं और SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। SN1 में सॉल्वेंट का होना जरूरी है, SN2 में सॉल्वेंट का होना जरूरी नहीं है। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है इंटरमीडिएट। SN1 का जो प्रोडक्ट है वो रेसमिक मिक्सचर होता है, जबकि SN2 का प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता। SN1 जो है वो अच्छे कौन देते हैं? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और SN2 कौन से देते हैं? अच्छे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल। इस तरह से आपने कंपैरिजन इनका आपस में बनाना है। और SN1 में जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और SN2 में रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल भी। SN1 जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 1 है, और SN2 बाइमॉलिक्यूलर है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है। SN1 का ऑर्डर 1 है, जबकि SN2 का ऑर्डर 2 है। SN2 का ऑर्डर 2 है। और इसी तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी हमने बातें कर ली, इसकी भी बातें कर ली। और न्यूक्लियोफाइल का रेट के ऊपर, SN1 के रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का कोई असर नहीं होता, जबकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का असर होता है क्योंकि उसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में वो शामिल है। SN1 में सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, जबकि SN2 में सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन है जो आपने मैक्सिमम पॉइंट बनाने हैं SN1 और SN2 के, कि SN1 में ये होता है, SN2 में ये होता है। ठीक है जी, टारगेट समझ में लग गया आप लोगों को? यस सर। भाई टारगेट समझ। चले जी, फिर आज का हमारा टारगेट यही होगा, SN1 और SN2 आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये भी आया हुआ है कि, और इसी तरह केमिस्ट्री ऑफ SN2, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। SN1 SN2 में डिफरेंशिएशन करें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी इस जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं इस लिहाज से आपने SN1 और SN2 को देखना है। तो कल हम इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर भी काफी फोकस होता है। ठीक है जी, कल तक हम इस लेक्चर को ऑफ करते हैं और कल इंशाल्लाह फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब के लिए अल्लाह।